Hello everyone, welcome to Aspiring Knowledge with SK. In today's video, we are going to give the answer of Bujo, which is from chapter Crop Production and Management of Class 8. Let's all get started with this. आज हम सभी क्लास 8 के चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में बुझो का आंसर देने जा रहे हैं। यहाँ हम सभी बुझो का आंसर देंगे कि बुझो एक्चुअली क्या पूछ रही है। आइए हम सभी से स्टार्ट करते हैं। Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? यानी यहाँ बुझो बोल रहा है कि हम सभी को भोजन की जरूरत है, लेकिन हम सभी हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी है लोगों का, इसे हम कैसे अपना भोजन प्रदान कर सकते हैं। चूंकि बुझो बोल रहा है कि हम सभी को भोजन की जरूरत है, लेकिन हम सभी हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी को कैसे भोजन प्रदान कर सकते हैं, यह बुझो जानना चाहता है। और इसी के आंसर देते हुए पहली बोल रही है कि फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। यानी पहली बोल रही है बुझो को समझाते हुए कि फूड को बड़े से स्केल पे हमें उत्पन्न करना होगा। इसका मतलब फूड का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करना होगा, यानी बड़े स्तर पे फूड प्रोडक्शन करने होंगे, तो ही हम सभी अपने इतने बड़े देश के पॉपुलेशन को भोजन प्रदान कर सकते हैं। आइए इन दोनों के आंसर को देखते हैं कि हम सभी कैसे दे सकते हैं। यहाँ बुझो जो बोल रहा है, मैंने वही स्टेटमेंट यहाँ लिखा है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, और पहली भी जो बोल रही है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, वही यहाँ लिखा है। और यहाँ लिखा है कि मैंने अपने से एक स्टेटमेंट यहाँ ऐड किया है, वो है यहाँ इजंट पहेली राइट इन दिस सिचुएशन। क्या पहेली इस दिए गए सिचुएशन में सही है या नहीं। यानी इसका मतलब बुझो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका सही आंसर पहेली दे रही है या नहीं, यही मैंने यहाँ पूछा है। और एक्चुअली पहेली इस सिचुएशन में एब्सोल्युटली राइट यानी पूरी तरह से सही है, यही मैंने यहाँ लिखा है। यस, पहेली इज एब्सोल्युटली राइट सिंस वी ऑल नीड फूड, इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोड्यूस इट ऑन अ लार्ज स्केल टू फीड द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। यानी इस सिचुएशन में पहेली बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सभी को भोजन की जरूरत है, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सभी इस भोजन को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करें, ताकि हम सभी अपने देश के इतने विशाल पॉपुलेशन को इस भोजन को खिला सके। इस सिचुएशन में इसीलिए पहेली बहुत ही सही बात बता रही है कि हमें भोजन बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करना होगा अपने देश के इतने बड़े आबादी को खिलाने के लिए। टू मेक बुझो अंडरस्टैंड, लेट्स ब्रेक इट डाउन। बुझो को समझाने के लिए आइए हम इसे एक एक करके देखते हैं। वाई प्रोड्यूस फूड ऑन अ लार्ज स्केल, यानी लार्ज स्केल पे हमें सभी को भोजन को क्यों प्रोड्यूस करना चाहिए, क्यों उत्पन्न करना चाहिए। इन आवर कंट्री मिलियंस ऑफ पीपल नीड फूड एवरी डे। यानी हमारे देश में मिलियंस ऑफ पीपल हैं जिन्हें पर डे भोजन की जरूरत है। इफ वी प्रोड्यूस फूड इन अ स्मॉल क्वांटिटीज, इट वॉन्ट बी इनफ टू फीड एवरीवन। यदि हम सभी ने फूड को थोड़े मात्रा में प्रोड्यूस किया तो यह प्रत्येक को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होगा। Therefore, farmers grow crops on a large scale using modern techniques and equipment. इसीलिए फार्मर्स जो है वो लार्ज स्केल पे क्रॉप्स को उगा रहे हैं मॉडर्न टेक्निक और इक्विपमेंट की मदद से। यानी फार्मर जो है वो मॉडर्न टेक्निक और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हुए लार्ज स्केल पे क्रॉप्स को उगा रहे हैं, ताकि वो हमारे मिलियंस ऑफ पीपल जो हमारे कंट्री में रह रहे हैं उन्हें पर्याप्त भोजन मिल सके। मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज हाउ डू फार्मर्स प्रोड्यूस फूड ऑन लार्ज स्केल। यानी फार्मर जो है वो लार्ज स्केल पे कैसे फूड प्रोड्यूस करते हैं, इसे देखते हैं। पहला स्टेप है इसमें सिलेक्टिंग हाई यील्डिंग क्रॉप्स, मींस चूजिंग सीड्स दैट गिव मोर प्रोड्यूस। यानी फार्मर सबसे पहले हाई यील्डिंग क्रॉप्स को चुनते हैं, यानी उच्च पैदावार देने वाले क्रॉप्स को चुनते हैं। यानी वे ऐसे सीड चुनते हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे सके। नेक्स्ट, यूजिंग मॉडर्न टूल्स एंड मशीन्स। यानी वे मॉडर्न टूल्स और मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स एंड हार्वेस्टर्स हेल्प इन इफिशिएंट फार्मिंग। यानी ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स और हार्वेस्टर ये मॉडर्न टूल्स एंड मशीन्स हैं जो प्रभावी तरीके से खेती करने में मदद करते हैं और आपके फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर इरिगेशन मीन्स टेक्निक्स लाइक ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल सिस्टम्स इंश्योर वाटर रीचेज एवरी प्लांट। प्रॉपर इरिगेशन का मतलब अच्छे से पानी देना पौधों को। यानी टेक्निक में जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल सिस्टम एक तरह के प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम है जो सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक प्लांट को पानी अच्छा से मिल सके। यानी ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल सिस्टम जैसे टेक्निक इस्तेमाल करके हम सभी प्रत्येक प्लांट को पानी पर्याप्त मात्रा में दे सकते हैं। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। इट मीन्स दिस हेल्प इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी एंड बूस्टिंग क्रॉप ग्रोथ। यानी हम सभी फर्टिलाइजर और मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं तो भी क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजर और मैन्योर ये
सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, यानी सॉइल को ज़्यादा उपजाऊ बना देते हैं और इससे आपकी क्रॉप ग्रोथ बहुत जल्दी ही बूस्ट हो जाती है, यानी क्रॉप अच्छे से उग पाते हैं और अच्छे प्रोडक्शन दे पाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीजेज यूजिंग पेस्टिसाइड्स एंड ऑर्गेनिक मेथड्स टू कीप क्रॉप्स हेल्दी। यानी हमें पेस्ट और डिजीज से पौधों को सुरक्षा देना है। इसका मतलब हम सभी को पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक मेथड इस्तेमाल करने हैं जिससे हम क्रॉप्स को हेल्दी रख सके। इसका मतलब ये हुआ कि पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक मेथड दोनों का इस्तेमाल करके हम सभी क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं और क्रॉप्स जितना ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे उतना ही ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन बेहतर होगा। सो बुझो नाउ यू सी वाई पहेली इज राइट। यानी बुझो अब तुम देख सकते हो कि क्यों पहेली इस सिचुएशन में सही है। प्रोड्यूसिंग फूड ऑन लार्ज स्केल हेल्प्स मीट द नीड ऑफ आवर कंट्रीज ह्यूज पॉपुलेशन। यानी बड़े स्केल पे भोजन को प्रोड्यूस करना हमारे देश की इतने बड़ी जो पॉपुलेशन है उसके भोजन की ज़रूरतों को पूरा करना है। सो लेट मी नो इफ़ यू हैव मोर क्वेश्चंस। यदि आप सभी को भी अगर कोई अन्य क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड या और भी अधिक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। मैंने बूझो और पहेली दोनों को अच्छे से मैंने समझा दिया है, यानी बूझो का जो क्वेश्चन था जो पहली ने दिया था मैंने दोनों का कंप्लीट आंसर दे दिया है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। हम सभी को इतने बड़े पॉपुलेशंस को फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। इसका मतलब अगर हम सही तरीके से प्रोडक्शन करें और सही तरीके से इसका प्रबंधन करें और सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन यानी इन्हें बांट दें, यानी इन्हें लोगों तक सही तरीके से पहुंचा दें, तो हम सभी इतने बड़े पॉपुलेशन को हम सभी पर्याप्त भोजन दे सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज। यानी हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में देखना है। सबसे पहले हमें इस बॉक्स को देखना होगा कि इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। टिल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमैडिक। यानी 10,000 BCE तक लोग नोमैडिक थे। लोग नोमैडिक थे मतलब नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु लोग थे, यानी वे एक जगह स्थिर नहीं रहते थे, यानी वे सेटल्ड लाइफ नहीं बिताते थे। सो इन्हें हम नोमैडिक कहते हैं। यानी ऐसे लोग जो एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं तो उन्हें नोमैडिक पीपल बोलते हैं। यानी 10,000 BCE तक लोग जो है घुमंतु थे। दे वेयर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ये सारे लोग ग्रुप्स में एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे भोजन और आश्रय के तलाश में। शेल्टर मतलब होता है रहने के तलाश में, और भोजन के तलाश में। ये सारे लोग फूड और शेल्टर के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह ग्रुप में घुमा करते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। और वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और बाद में वे अपने फूड के लिए एनिमल का शिकार करना भी शुरू कर दिए, यानी वे जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिए अपने भोजन की पूर्ति के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। बाद में वे जमीन को खेती लायक बनाना शुरू कर दिए, यानी बाद में वे खेती करना शुरू कर दिए और इसके साथ उन्होंने राइस व्हीट और अन्य फूड क्रॉप्स उगाना भी शुरू कर दिए। और इस तरीके से यहीं से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। और इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से एग्रीकल्चर का यहाँ से जन्म होता है, यानी कृषि का यहाँ से जन्म होता है। यानी ये जब खेती करना शुरू कर दिए और राइस व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिए, इस प्रकार से एग्रीकल्चर यानी कृषि की जन्म हुई। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब हम सभी एक ही टाइप के प्लांट को एक जगह पर लार्ज स्केल यानी बड़े स्तर पे बो देते हैं तो उन्हीं को हम क्रॉप कहते हैं। यानी जब एक ही टाइप के प्लांट को लार्ज स्केल पे एक जगह पर लगाना या उन्हें उगाना क्रॉप्स कहलाता है। यानी जब हम सभी सेम टाइप के प्लांट को बड़े स्केल पे एक ही जगह पर उगाते हैं तो इसे क्रॉप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा है क्रॉप्स किसे कहते हैं, कि मान लीजिए व्हीट का क्रॉप अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब एक खेत में सारे प्लांट्स जो उगाए हों वह व्हीट का ही होना चाहिए। यानी हम अगर बोल रहे हैं कि यहाँ क्रॉप ऑफ व्हीट है, इसका मतलब उस खेत में सारे प्लांट्स व्हीट के ही हैं। यानी ये खेत में सारे प्लांट अगर व्हीट हैं तो बोला जाएगा कि वे क्रॉप ऑफ व्हीट है, मतलब वह व्हीट के क्रॉप्स हैं। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स
लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आप पहले ही से ही जानते हैं कि क्रॉप्स जो है वो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। These can be classified on the basis of the season in which they grow। यानी इन सारे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को सीजन के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है जिस सीजन में ये उगते हैं। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। इंडिया एक बहुत ही विशाल देश है। सो इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वैरी करते हैं। मतलब इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये सारे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो आपको अलग अलग मिलेंगे। यानी इसका मतलब इंडिया के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अगर जाते हैं तो वहां का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल अलग अलग हो सकते हैं। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country। यानी इसके अनुसार हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं। यानी इसका मतलब ये होगा कि इसके अनुसार हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे वैरायटी में क्रॉप्स उगाए जाते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। इतना विविधताओं के बावजूद भी हमारे देश में दो ही तरह के ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न देखने को मिलता है। वे हैं दीज आर, मतलब वे हैं खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। यानी खरीफ क्रॉप्स पहला क्रॉपिंग पैटर्न है और दूसरा है रबी क्रॉप्स। ये दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न में पहला क्रॉपिंग पैटर्न है खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। यानी ऐसे क्रॉप्स जिन्हें हम सभी रेनी सीजन में उगाते हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। ऐसे क्रॉप्स जिन्हें रेनी सीजन में बोए जाते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में अगर देखा जाए रेनी सीजन तो साधारणतः जून से सितंबर के बीच में होता है। यानी इंडिया में रेनी सीजन जनरली जून से सितंबर के बीच में आते हैं। सो जून से सितंबर के बीच में ही खरीफ क्रॉप्स को बोए जाते हैं। पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। यानी यहाँ आपको पेडी मतलब धान, मेज मतलब मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्रॉपिंग पैटर्न है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन मीन्स अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। यानी ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं यानी अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाए जाते हैं उन्हें हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। यानी ऐसे क्रॉप्स जो विंटर सीजन में उगाए या बोए जाते हैं जो कि अक्टूबर और मार्च के बीच का होता है उसे हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। यानी रबी क्रॉप्स के जो एग्जाम्पल हैं वे हैं व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लिनसीड। यानी ये सारे क्रॉप्स रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं क्योंकि इन सारे क्रॉप्स को हम सभी विंटर सीजन में उगाते हैं। यानी इन सारे क्रॉप्स को हम सभी विंटर सीजन में बोते हैं, इसीलिए इन सारे क्रॉप्स को रबी क्रॉप्स कहा जाता है। बिसाइड दीज pulses and vegetables are grown during summer at many places। इसके अतिरिक्त पल्सेज और वेजिटेबल्स मतलब दाल और सब्जियों को कई सारे जगह पे समर सीजन के दौरान भी उगाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समर सीजन के दौरान खरीफ क्रॉप्स तो उगा ही जाते हैं, इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे ऐसे अन्य जगह भी हैं जहां समर के दौरान पल्सेज और वेजिटेबल्स को भी उगाए जाते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। In the next video, we are going to learn about basic practices of crop production। यानी आज के लिए बस इतना ही। हम सभी अगले वीडियो में बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन सीखेंगे। इसका मतलब हम सभी अगले वीडियो में बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे या पढ़ेंगे। Thanks for watching Spreading Knowledge with SK। I hope you find this video helpful। If you enjoy it, please give it a thumbs up, subscribe for more content, and share your thoughts in the comments below। Keep learning and exploring, and I will see you in the next video।